How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, Building, Paintings and Books. Okay, let's just start now this chapter. Bharat has a rich culture past. Developments in the field of the human activities reached its excellence during the ancient period. Bharat is proud of its ancient culture. भारत जो है एक अपनी संस्कृति में अपनी भूतकाल की संस्कृति से ही बहुत धनवान रहा है। यहाँ तक कि भारत को अपनी संस्कृति के नाम से एक अलग ही उसकी विशेष स्थान रखता है, अर्थात भारत को एक विशेष महत्व दिया जाता है उसकी संस्कृति के आधार पर। एक्स्ट्रा लिटरेचर, द वैदिक एंड द एसोसिएटेड टेक्स्ट्स. In the field of the literature, Wings are the first and the one of the most important contribution of ancient भारत. प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है वेद, जो हमारे भारत को एक अनोखा रूप प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं. The four Veds, ऋग्वेद, सामवेद, Yajurved and the Atharvaved provides us detailed account of the religious belief and the social environment of the Aryans. यहाँ तक यह हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी गौरव को, हमारी सोशल एनवायरनमेंट को बताता है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था. The ऋग्वेद is the earliest Vedic text. यहाँ तक कि ऋग्वेद में जैसे कि ऋग्वेद में जैसे ही वेदों के बारे में बताया गया और प्रत्येक वेद कुछ ना कुछ अपनी धार्मिक संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में विशेषता करते हैं. उसी तरह इट कंटेन्स हाइम्स एंड द मंत्रास. इसमें बहुत उच्च कोटि की मंत्र और सूक्तियां भरी हुई हैं. द सामवेद इज द कलेक्शन ऑफ द प्रेयर्स टू बी द संग ड्यूरिंग रिचुअल्स. यहाँ तक कि सामवेद में संगीत का वेद माना जाता है, जिसमें जितने भी धार्मिक चीजें हैं उनके बारे में भजन नुमा इसमें अंकित किया गया है. द यजुर्वेद प्रोवाइड्स अस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिचुअल्स व्हिच शुड बी accompanied ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ हाइम्स. यहाँ तक कि सामवेद में, यहाँ तक कि यजुर्वेद में जो हमारे धर्म है, जो हमारे रीति रिवाज है, कायदे कानून है, उनके बारे में विवरण करता है. द अथर्ववेद एक्सप्लेन्स द बिलीफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ द नॉन आर्यंस. यहाँ तक कि जो अथर्ववेद है, जो आर्यंस भी नहीं है, उनके बारे में, उनके विश्वास, उनके कायदे कानून, उनके विश्वास के बारे में बताता है. Along with the Veds, there are the other texts called the Brahmans. यहाँ तक कि यदि वेदों को हटा करके एक नए तरीके से देखा जाए तो जो दूसरी तरह से जो ब्राह्मण होते हैं वो भी एक तरीके से वेद का ही कार्य करते हैं. जैसे प्राचीन भारत में वेद पढ़ने से हमें पता चल जाता था कि कौन सा वेद क्या बता रहा है, किस धर्म की, किस किताब की, किस कायदे कानून की बातें कर रहा है. उसी तरह जो ब्राह्मण जनजाति होती है वो भी एक विद्वान, एक स्कॉलर की संज्ञा दी जाती है, जो हमें बताती है कि समाज में क्या करना सही रहेगा और क्या गलत रहेगा. ठीक है. They contains mantras dedicated to the deities and the description of the offering of the suitable foods during worship. यहाँ तक कि ये जो ब्राह्मण जनजाति होती है यह मंत्रों से मूर्ति पूजा के पक्ष में होते हैं. मंत्रों द्वारा मूर्ति पूजा करना, उनको किस तरह, कब और कैसा भोजन दिया जाना, ये सब ब्राह्मण जनजाति के ऊपर आधारित होता है. There is the separated Brahmans in each Veda. यहाँ तक कि ब्राह्मण जनजाति को उसी तरह जैसे वेद को एक, यदि हम वेद की बात करें, वेद का ज्ञान ले, तो उसी तरह ब्राह्मण जनजाति भी एक वेद की तरह ही माने जाते हैं. इस तरह वेद पूजनीय है, उसी तरह ब्राह्मण जनजाति को भी पूजनीय माना जाता है. आगे है उपनिषद कंटेन्स द डीप नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स.
यहाँ तक कि उपनिषदों को एक वास्तविक रूप से एक आत्मिक ज्ञान का या गहरे ज्ञान का एक अनुभव, उपनिषद को एक ज्ञान का भंडार माना जाता है। यूनिटी एंड द सुप्रीम ट्रुथ, जो मानवता और सुप्रीम ट्रुथ सच्चाई से भरपूर है। Here are the one of the richest literature of the world, यहाँ तक कि ये संसार के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यों में से एक है। That two of the high level of the philosophy, इसकी जो philosophy है वो बहुत ज्यादा ऊंची लेवल की है। We provide the basic of the philosophy of the Vedanta, और इसी philosophy को हम वेदांता कहते हैं। Most भारतीय philosophy is based on the high level of thought taught by the उपनिषद, यहाँ तक कि जो भारत में एक उच्च प्रकार की फिलॉसफी अपनाई जाती है वो उपनिषद के द्वारा ही अपनाई गई है। ठीक है, क्योंकि उपनिषद हमें सिखाता है कि भारत में जो फिलॉसफी है वो एक हाई लेवल की होनी चाहिए, जिससे यदि हम उसको टारगेट करते हैं तभी हमारा एंशिएंट भारत एक इनक्रेडिबल इंडिया बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है द फ्रेज द सत्यमेव जयते, ट्रुथ alone triumphs, has been taken from the मुंडाका उपनिषद। यहाँ तक कि जो सत्यमेव जयते है, जो केवल सच्चाई पर आधारित उपनिषद है, वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। There are the 18 पुराण also, यहाँ पर 18 पुराणों की निर्माण, मतलब भारत में 18 पुराण हैं। ओके, दे एंड रिचेबल लिटरेचर हेरिटेज, यहाँ तक कि एक साहित्यिक रूप से हमें बताता है कि हमारे भारत में किन किन पुराणों की संज्ञा दी गई है और किनको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। दे कल्टिवेट धर्मा, मॉरलिटीज, आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, दे स्पीक द हार्ट्स ऑफ द पीपल बाय मीन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, यहाँ तक कि यह लोगों को बताता है कि किस तरह छोटी छोटी कहानियों के द्वारा लोगों को जागरूक करता है कि किस तरह लोगों को अपने जीवन में इन कहानियों को उतारना चाहिए और एक नए जीवन का आनंद लेना चाहिए। द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट इज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द भारतीय लिटरेचर, यहाँ तक कि जो बुद्धिस्ट और जैन है वो हमें यही सिखाते हैं कि जो हमारा जीवन है वो एक भारतीय साहित्य की ही देन है। इस तरह यदि हम अपने जीवन को साधारण तरीके से जिएंगे और अपने उच्च विचार रखेंगे तभी हमारा भारत अतुलनीय भारत होगा। उसी तरह हमें भी इन सारे सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, चाहे वो बौद्ध धर्म के, चाहे वो जैनिज्म धर्म के। And here the Buddhist literature like the Tripitaka, Jatakas and the Jain literature like Angas gives us a lot of information about the हिस्ट्री ऑफ द सम अननोन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ तक कि बुद्धिस्ट धर्म हमें यह बताता है, कुछ ऐसे सिद्धांतों से भी अवगत कराता है जो भारत की वह चीजें जिन्हें अभी तक आपके सामने नहीं बताया गया, उन तथ्यों के बारे में भी बताता है कि वह भारत की वह पार्ट, वह भाग जहां पर अभी इन सिद्धांतों को नहीं रखा गया, यदि हम उन सिद्धांतों को वहां तक पहुंचा दें तो उन लोगों का जीवन भी हमारी तरह बहुत ज्यादा अतुल्य बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत आर द टू एपिक्स दैट गिव्स अस द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल एंड टेल्स अस द नेम्स ऑफ द जनता। यहाँ तक कि ये जो एपिक्स है, हमारी एपिक्स दो हैं इंपॉर्टेंट, नंबर फर्स्ट रामायण एंड द महाभारत। ये दो जो ग्रंथ हैं ये हमें डिटेल में बताते हैं कि किस तरह हमारा सोशल लाइफ थी, किस तरह हमने अपने आप का जीवन जिया और कैसे हमने स्ट्रगल किया और लास्ट में हमने कैसे उस पर जय पाई। यदि हम उन दोनों एपिक्स को देखते हैं, धारण करते हैं अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि हमें कभी भी किसी भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड द पांडव्स एंड द कौरव्स, कृष्णा, रामा, धृतराष्ट्र एंड अर्जुना, ये सब एपिक्स के एक पात्र हैं। They also contain descriptions of the extent of their empire, their relation with other neighboring kingdoms and the important events। यहाँ तक कि जब कौरव और पांडवों का एक युद्ध हुआ जिसमें अपने साम्राज्य को जीतने की होड़ लगी हुई थी, उसी तरह यदि हम इन एपिक्स को देखें
तो हमारे अंदर भी एक ऐसी भावना जागृत होगी कि हमारे जो सोशल इविल्स है हम उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन आसानी से बिता सकते हैं। नेक्स्ट है द रामायण वॉज रिटन बाय द ऋषि वाल्मीकि। जो रामायण था वो ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। Originally, the epic had 6,000 verses. It contains 24,000 hymns. यहाँ तक कि इसमें 6,000 वर्स और 24,000 सूक्तियां लिखी गई हैं। It is the story of the Lord Ram, सीता, हनुमान and the रावण। ये जो रामायण है ये मुख्य रूप से इन पर आधारित है। किस पर? लॉर्ड राम, भगवान राम पर, सीता पर, हनुमान जी पर और रावण पर। ठीक। उसी तरह द महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय द ऋषि वेदव्यास। जो महाभारत है वो ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कंटेन्स 1,00,000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू द 18 पार्ट्स। ओके। नेक्स्ट है सेक्युलर लिटरेचर। द अर्थराष्ट्र इंडिका हर्षचरित द वर्क ऑफ द कालिदास। जो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है या फिर अर्थराष्ट्र है, इंडिका है, हर्षचरित्र है, जो भी लिखी गई किताबें हैं। द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर। जैसे ही उन्होंने बताया जैसे जैसे हमारे देश में विदेशी लोग घूमने के लिए आए और जैसे उन्होंने यात्रा की, उन्होंने जाना कि हमारे देश में क्या है, भारत में क्या है और उसका वर्णन किया, वो उसे सेक्युलर लिटरेचर का नाम देते हैं। ओके। नेक्स्ट अर्थशास्त्र रिटन बाय द कौटिल्य। जिस तरह अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई किताब है उसी तरह इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मौर्य। यहाँ तक कि ये दोनों किताबें मौर्य वंश के शासनकाल में लिखी गई थी। They give information about the political। ये दोनों किताबें इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन सूचना देती है, जैसे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस during the reigns of the Mauryas. Okay. Kalidas is regarded as the greatest poet and the dramatist of Bharat. कालिदास हमारे भारत के सबसे महान कवि और सबसे महान नाटकीय कवि थे। He adorned is the cut of the Guptas। यहाँ तक कि जब गुप्त वंश का शासनकाल आया तब कालिदास ने कुछ किताबों का विमोचन किया था। Taught many plays like अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघादूतम एंड द रघुवंशम और ऋतु शर्मा एंड द कुमार संभवा। इन्होंने ऐसी कुछ नाट्य किताबें भी लिखी। द पंचतंत्र वॉज आल्सो रिटन बाय विष्णु शर्मा। यहाँ तक कि पंचतंत्र जो एक कहानियों की किताब है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, वह भी गुप्त शासनकाल में लिखी गई। There is another valuable literature piece of the ancient भारत। प्राचीन भारत में एक बहुमूल्य योगदान देता है जो हमारे आज के मॉडर्न भारत को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Called हर्षचरित्र। It was written by बाण भट्ट। ये जो हर्षचरित्र जो किताब है वो बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। It described the earlier life of the king हर्षा। जो राजा हर्ष के बारे में बताता है कि उनका जीवन चित्रण कैसा था। ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्री। मैनी फॉरेनर्स विजिटेड भारत इन द एंशिएंट पीरियड। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी लोग हमारे भारत में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने भारत की यात्राएं की। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन का शासनकाल था तो उस समय एक यात्री आया जिसका नाम था क्वीन तीसेन came to the भारत and stayed at the हर्ष कोर्ट। क्वीन तीसेन किसमें आया था? भारत घूमने के लिए आया। वो एक विदेशी यात्री था और हर्ष के दरबार में रहा। He has given a detailed account of the king and the society of this period। इसलिए जब वो उस दरबार में ना तो उसने भारत के बारे में लिखा और पूरी डिटेल से उसमें पूरे समाज के बारे में उसका चित्रण कर डाला। नेक्स्ट है द संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट टेल्स अस अबाउट द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट द
3rd century BC to the 3rd century AD। जो भी संगम टेक्स्ट है वो उस शासन काल को बताता है जिसमें लगभग 3वीं शताब्दी से वे शुरू हुआ था और 3वीं एडी पर आकर उनका शासनकाल चला था। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द तमिल सोसाइटी। यह हमें तमिल सभ्यता के बारे में, तमिल संस्कृति के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शंस करता है। संगम टेक्स्ट इंक्लूड द इथोपिया or eight enthusiasts and the Patliputra. Sangam text included the Ethiopia or the eight anthologies and Patu or the 10 idylls and the Akarnaru and the Purunaru. These works may be assigned to the early century of the Christian era। यहाँ तक कि क्रिश्चियन era में तो ईसाइयों का जब युग शुरू हुआ था तो इन सभी किताबों के ऊपर जब क्रिश्चियन युग शुरू हुआ था तो कुछ किताबें लिखी गई थी, जिस तरह जैसे इथोपिया या फिर 8 एनोलॉजीज और पाथापोटो जिसमें 10 आइडियोलॉजीज के बारे में वर्णन है। उसी तरह अकरनूरू और द पुरुनूरू के बारे में लिखा गया। संगम टेक्स्ट आर द अर्लीस्ट वर्क ऑफ द तमिल लिटरेचर। यहाँ तक ये सारी किताबें तमिल साहित्य के बारे में बताती हैं और that are the still available to us for study। और यहाँ तक कि इसका अध्ययन करने से हमें पता चल जाता है कि तमिल की कल्चर कैसी है, तमिल की सोसाइटी कैसी है और वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन एंशिएंट भारत द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, metallurgy, stones and the metal polishing was very much developed। यहाँ तक कि धीरे धीरे प्राचीन भारत में कला और कलाकारिता, साहित्य कला का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उसी के आधार पर जैसे जो भी मूर्तियां, पेंटिंग्स या फिर मेटल से निर्मित कोई भी चीज बनाई जाती थी उसमें बड़ी अच्छी तरीके से पॉलिशिंग करना, उसको चमकाना और बहुत सुंदर आकृति उसको प्रदान करना यहाँ का मुख्य कार्य बन गया था। द पब्लिक बाथ ऑफ द मोहनजोदड़ो, जिस तरह जैसे कि जब मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी तो उसमें मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला था और जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो एक पब्लिक बाथ हो। ओके, बुद्धिस्ट टेम्पल एट द दरगाह एंड द कानपुर, जो बुद्धों का मंदिर है वो कानपुर में और दियोग्राम में पाया गया। इसी तरह द लिंगराज टेम्पल एट द भुवनेश्वरा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में बनाया गया। द कंदेश्वरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो, और कंदेश्वरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में बना। विष्णु टेम्पल एट द वातापिटी एंड द शिवा टेम्पल एट द तंजौर आर द एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस पीरियड। In the field of the architecture, number of the pillars were made during the Mauryan period। यहाँ तक कि मौर्यन शासनकाल में सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चर देखा गया वो केवल पिलर्स पर देखा गया, इसमें मौर्यन पीरियड के दौरान। सिमिलरली ब्यूटीफुल स्टोन इमेजेस वर मेड, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस बनकर तैयार किए गए, बहुत सुंदर कलाकृति से उन पिलर्स को सजाया गया। During the Gupta period, the art of the sculptures further developed with the coming of the foreign dynasties। और जैसे जैसे हमारे प्राचीन भारत में जैसे विदेशी यात्री आते चले गए, उन सबने जब भारत को देखा कि भारत का शासन क्या है, भारत की राजनीति क्या है, भारत का कल्चर क्या है, तो उन्होंने उसको अपनाना शुरू कर दिया। And the several other pieces of the sculptures made in the Gandhara style and images carved in the stone at the Ajanta and Ellora caves deserve special attention। और धीरे धीरे उसमें जैसे गांधारा का जो स्टाइल है, जैसे अजंता और एलोरा की गुफा में देखने को मिला, इतनी सुंदर कलाकृति जिसमें गांधार का पूरा जीवन चरित्र उसमें छपा हुआ था, वो सब उसमें देखने के लिए हम लोगों को मिला। नेक्स्ट ऑफ द पेंटिंग स्टार्टेड विद द अर्ली मैन। आदि मानव ने चित्रकारी करना शुरू किया था और अपने जीवन चरित्र को बताया था। उसी तरह
धीरे धीरे जब इन मंदिरों को बनाया गया, उनकी खोजी की गई, तो उसमें भी सारे जीवन चरित्रों को देखा गया कि वहाँ के लोग कब कैसे रहते थे, कब क्या खाना पसंद करते थे और क्या पहनना पसंद करते थे। Many such the prehistoric paintings have survived from the temples in Ajanta। धीरे धीरे प्री हिस्ट्री में, प्रागैतिहासिक काल में जब देखा गया कि उनमें जो मंदिरों में जो पेंटिंग कलाकृति की गई है वो एंशिएंट इंडिया को डिस्क्रिप्शन कर रही है। ओके, these pieces of the art still attract many the tourists from all over the world। नेक्स्ट है गांधारा स्टाइल एंड नंबर सेकंड है मथुरा स्टाइल। गांधारा स्टाइल में है स्टोन ग्रीक इन्फ्लुएंस। यहाँ पर जो ग्रीक के स्टोन है उनकी प्रमुखता दी गई है। मथुरा स्टाइल में स्ट्रॉन्ग भारतीय इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट है स्टोन यूज वर ग्रे स्लेट। यहाँ के जो पत्थर थे वो ग्रे स्लेट के थे और मथुरा के स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन थे। गांधारा इमेज वर डिपिक्टेड लाइक ए ग्रीक गॉड and the Mathura images were depicted with the seven head like and the Bharatan accents। Okay, next one, science। Ancient Bharat made a remarkable progress in the field of mathematics। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति की है। Astronomy and the technology। Indus Valley civilization introduced the first urbanization इन द वर्ल्ड। जिस तरह सिंधु घाटी की सभ्यता ने सबसे पहले विश्व में एक शहरीकरण की सभ्यता को विकसित किया था, उसी तरह मेडिकल नॉलेज इन भारत वाज वेरी एडवांस ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। इसी तरह जैसे जैसे क्रिश्चियन एरा आया उसमें मेडिकल नॉलेज को, मतलब कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन मिला वो ईसाई युग में मिला। सुश्रुता एंड द चक्रा वाज द ग्रेट सर्जन एंड द फिजिशियन ऑफ एंशिएंट भारत। प्राचीन भारत की जो मुख्य सबसे प्रमुख सर्जन थे या सबसे प्रमुख चिकित्सक थे वो तो सुश्रुत और चक्रा। चरका wrote a famous book called the Charaka Samhita and the Sushruta also wrote a book सुश्रुत संहिता। उसी तरह जैसे जिस तरह चरक ने किताब लिखी चक्र संहिता, उसी तरह सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता का वर्णन किया जिसमें सारे मेडिकल नॉलेज को उसमें डाला गया। इन दिस बुक सुश्रुत डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द ऑपरेटिंग करेक्टर्स। यहाँ तक कि सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में कि लोगों को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे उनकी बीमारी को देखा जाता है, उन सारे चीजों का वर्णन उसने किया है। एंड द स्टोन डिसीज एंड द सेवरल अदर द एलिमेंट्स, और उसमें जो भी बीमारी है, चाहे वो जो भी बीमारी है भयंकर से भयंकर, उसमें सारी बीमारियों को सोल्यूशन करने के लिए उस किताब का विमोचन किया है। एंड द भारतीय इंट्रोड्यूस द न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम एंड द जीरो न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम एंड द जीरो पास द थ्रू द अर्बन्स ऑफ द यूरोप। और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी एक गणित में सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज का वर्णन किया है वो है जीरो। जैसे उन्होंने गणित में जीरो का प्रयोग किया और जीरो से अनेक संख्याओं को बनाया, तो सबसे पहले जो गणित में आविष्कार किया गया वो किया गया जीरो का। इसी तरह आर्यभट्ट एंड द एस्ट्रोनोमर एंड द वारामिहिर एंड द एस्ट्रोनोमर एंड द धन्वंतरी ए फिजिशियन। जिस तरह वारामिहिर एक एस्ट्रोनोमर है, उसी तरह धन्वंतरी एक फिजिशियंस है। लिव्ड ड्यूरिंग दिस एज, उस समय के सबसे ज्यादा फेमस एस्ट्रोनोमर और फिजिशियंस वारामिहिर और धन्वंतरी हैं। एंड आर्यभट्ट रोट ए बुक, आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टम, इन विच द डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स। यहाँ तक उन्होंने जितने भी ग्रह हैं, खगोलीय ज्योग्राफिकल प्लैनेट्स के बारे में वर्णन किया है। द कोज ऑफ द लूनार एंड द सोलर इलिप्स एंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ। भारत में पड़ने वाली ऊर्जा या भूकंपीयता का कैसे प्रकाश और प्रभाव पड़ता है उसका उसमें तरीके से आर्यभट्ट में वर्णन किया गया है। Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you
अंडरस्टूड वेल? थैंक यू।